तो आज फिर इंटरनेट का इशू हो रहा है, तो मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूँ। तो ओके दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम चैप्टर 14 टीडीएस एंड चैप्टर 15 रिटर्न्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी सब चैप्टर का आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आपको कोई ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं, फिर अपना बैच खत्म हो जाएगा। आज हमारा आखिरी दिन है, ठीक है? हमारा आखिरी दिन मतलब बैच का आखिरी दिन है। हाँ, ठीक है। चैप्टर 14 और चैप्टर 15 और पुराने चैप्टर, हर चैप्टर के आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, प्रिंट मारिए, पढ़िए, पास हो जाइए और मेरा नाम रोशन कर दीजिए, ठीक है? ओके, तो शुरू करते हैं टीडीएस, टीसीएस। सीधा क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। कोई भी डाउट हो डायरेक्ट टेलीग्राम में बता पूछना है, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का नहीं, ठीक है? Mohan, a registered person in Salem, Tamil Nadu, makes interstate supply of taxable goods amounting to 13,57,000 inclusive of GST to a PSU. Consideration is received in 5 equal installments from the PSU. Tax rate applicable itna. What will be your view with respect to applicability of TDS provision as per section 51 of the CGST Act 2017 regarding the above transaction? यहाँ पे पेज कैसे ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे हो जाएगा क्या? ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? देखो, अपने को बताना है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि टीडीएस प्रोविजन क्या है, मतलब एप्लीकेबिलिटी में कैसे होगा। टीडीएस प्रोविजन तब एप्लीकेबल होता है जब आप जिसको सप्लाई कर रहे हो वो कोई गवर्नमेंट के रिलेटेड एंटिटी हो, लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी, लोकल अथॉरिटी, ऐसी कोई एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का 51% और मोर का राइट है, या पीएसयू। इन सब केस में अपना टीडीएस लगता है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो मोर देन 2.5 लाख होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ईएक्सडी दिख रहा है, ईएक्सडी, थोड़ा ठीक करते हैं फिर से, मेरी हैंडराइटिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर ये दो कंडीशन मीट करेगा तो ही टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोला है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब ये नहीं कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो या आपका कितना इनवॉइस वैल्यू है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मीन्स आप दोनों पार्टी ने कितने का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो ऐसे केस में अपना टीडीएस का प्रोविजन लग जाएगा। इस केस में अपना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होगा? ये जो 13,57,000 दिया हुआ है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो अपन निकालेंगे 13,57,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। कितना है रेट? 18%। तो 100 प्लस 18, 13,57,000 डिवाइड बाय 1.18, हो जाएगा 11,50,000। तो 11,50,000 इज आवर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। अब यहाँ पे बोला है कि जो कंसिडरेशन आ रहा है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। तो इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट में कितना वैल्यू है? 2,30,000। तो भले ही हर इंस्टॉलमेंट में आप 2,30,000 पे कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो आपकी 11,50,000 विच इज मोर देन 2.5 लाख, तो आपका टीडीएस लग जाएगा। अपने को ईच इंस्टॉलमेंट में जो वैल्यू है उसको इग्नोर करना है, दैट इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है? दूसरा ये बोलता है व्हाट विल बी द पीरियड बाय व्हिच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय टू द गवर्नमेंट अकाउंट। तो टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना रहता है? टीडीएस डिपॉजिट करना रहता है जब डिडक्ट किए हो उसके अगले मंथ के 10 तारीख तक, 10th of the next month in which
टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, ठीक है, ये हो गया दूसरा। एक और चीज, टीडीएस हमेशा पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट होता है, इनवॉइस के डेट के बेसिस पे डिडक्ट नहीं होता है। तो वो बोला है इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड by supplier to PSU, TDS 1% each is liable to be deducted by the PSU only when the total value of supply exceed under a contract exceeds 2.5 lakh exclusive of tax. Accordingly, in the given case, since the value of supply under the contract is 11,50,000, TDS 1% on each of the installment of 2,30,000, that is 2300, यानी 5 इंस्टॉलमेंट है तो हर इंस्टॉलमेंट में 2300 का टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी में 1%, एसजीएसटी में 1%, ओके। इवन दो द इंडिविजुअल पेमेंट इज लेस देन 2,50,000, भले पेमेंट इंडिविजुअल पेमेंट लेस देन 2,50,000 है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2,50,000, तो अपन टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है। The amount of TDS deducted shall be paid to the government within 10th day after the end of the month in which the deduction is made or by the 10th of succeeding month, कुछ भी बोल लो, 10th of the succeeding month, ठीक है, ओके। इजी था, बहुत इजी था सर। टीडीएस का प्रोविजन बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ओके ओके। रामलाल रामलाला Ramlala Enterprises registered in Delhi is engaged in the supply of interior decoration service to Andhra Bhavan located in Delhi. Service contract is entered into with the government of the Andhra Pradesh. Okay, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, रामलाल एंटरप्राइज दिल्ली में है, रामलाला एंटरप्राइज दिल्ली में है, वो एक इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस दी आंध्रा भवन में, वो भी दिल्ली में है, वो भी दिल्ली में है। एंड वो जो सर्विस दिया वो गवर्नमेंट को दिया जो कि आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, तो जो गवर्नमेंट है वो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 15,50,000। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15,50,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो अपन उसको निकालेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 118 इंटू 100 इक्वल टू 13,13,559 which is more than 2,50,000, okay। You are required to determine the amount of tax to be deducted in the above case। कितना टैक्स डिडक्ट करना है, will answer be different if he is registered under the composition scheme। तो अपने को निकालना है कि कितना अमाउंट डिडक्ट होगा। तो सबसे पहले टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी क्या था कि रिसिपिएंट जो है वो गवर्नमेंट होना चाहिए एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीडिंग 2,50,000 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशन मीट हो रहा है तो टीडीएस एप्लीकेबल होता। लेकिन 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 एक प्रोविजो दिया हुआ है सेक्शन 51 में, उसमें ये बोलता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट, location of supplier and place of supplier in a state which is different from the location of recipient, इस केस में रेसिपिएंट को टीडीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोला मैं, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन वन स्टेट एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन डिफरेंट स्टेट, तो इस केस में रेसिपिएंट को कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि प्रोविजो दिया हुआ है। देखो लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक ये है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर एक स्टेट में, तो जो सप्लायर है वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाला इनवॉइस इशू करेगा। क्या इशू करेगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके। अब ये कौन सा एसजीएसटी होगा, ये दिल्ली का एसजीएसटी होगा, ठीक है। अब जो हमारा गवर्नमेंट है वो आंध्र प्रदेश में रजिस्टर्ड है, तो वो एसजीएसटी दिल्ली का टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकता है जब वो दिल्ली में रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली में रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको क्योंकि वो दिल्ली में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो दिल्ली का एसजीएसटी डिडक्ट नहीं कर सकता। तो क्योंकि वो दिल्ली का एसजीएसटी डिडक्ट नहीं कर सकता तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, कंफ्लिक्ट आ रहा था कैसे करना है। तो गवर्नमेंट ने प्रोविजो दिया और बोला कि ठीक है ऐसे केस में टीडीएस डिडक्ट मत करो, आपको हम बेनिफिट दे रहे हैं,
ठीक है? तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश को टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अमाउंट ऑफ टीडीएस विल बी निल क्योंकि कोई टीडीएस डिडक्ट होगा ही नहीं। ओके, ओके सिंपल। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेंशन करना पड़ेगा। तो देखो रामलाला जो है वो भी दिल्ली का है, गवर्नमेंट जो है वो भी आंध्र प्रदेश का है, मीन्स दोनों इंडिया के हैं। दोनों इंडिया के हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा लगेगा सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 12 में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 3 लगेगा। वो ये बोलता है कि जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में बहुत अच्छे से कवर किया था इसको। तो इस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको वो वाला पॉइंट एक मेंशन करना है। तो कैसे लिखा हुआ है आंसर? तो एज पर सेक्शन 51 ये पूरा टीडीएस का प्रोविजन है कि किसको-किसको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत है, क्या रेट है और कब करना रहता है फ्रॉम द पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड 2,50,000 ठीक है, ये पूरा हो गया आपका टीडीएस का प्रोविजन। फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी ओके। ये जो प्रोविजो दिया हुआ है सेक्शन 51(1) वो ये बोलता है कि अगर अपने को कोई टैक्स डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन स्टेट व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट which is different from the state of recipient okay फिर सेक्शन 12(3) ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी shall be the location of the immovable property okay so the place of supply here is Delhi तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है since the location of supplier and the place of supply is Delhi and the state of registration of the recipient that is the government of Andhra Pradesh that is आंध्र प्रदेश तो फिर मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन आंध्र प्रदेश है तो इस केस में नो टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड इन द गिवन केस ठीक है तो अपने को लिखना है अमाउंट ऑफ नो टीडीएस डिडक्टेड सो अमाउंट ऑफ टीडीएस विल बी नील ऐसा करके आप लिख सकते हो ठीक है फिर बोला विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ रामलाल एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम तो नो आंसर विल रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ ही इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम ठीक है क्योंकि भले वो कंपोजिशन स्कीम में हो ये वाला प्रोविजो तो लग जाएगा प्रोविजो टू 51(1) तो लग जाएगा ठीक है आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में इफ मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स एंड इन टर्न मिस्टर ए इज सेलिंग देम ऑन हिज ओन वेबसाइट अंडर हिज ओन बिलिंग इज टीसीएस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन सच सप्लायर्स क्या बोला पानी पिएंगे हम्म अगर मिस्टर ए बहुत सारे वेंडर से माल खरीद रहा है एंड इन टर्न ही इज सेलिंग देम ऑन हिज ओन वेबसाइट पहले खरीद रहा है फिर वेबसाइट में बेच रहा है तो इस केस में टीसीएस लगेगा क्या टीसीएस टीसीएस ये बोलता है कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो और आपके थ्रू कोई और सप्लायर कोई अदर सप्लायर माल बेच रहा है एंड उसका पेमेंट पहले आप रिसीव कर रहे हो फिर आप उसको भेज रहे हो तो ऐसे केस में आपको टीसीएस कलेक्ट करना है क्या बोला टीसीएस कब कब लगता है टीसीएस लगता है पहला तो ई कॉमर्स ऑपरेटर होना चाहिए ईसीओ बाप रे पहला ई कॉमर्स ऑपरेटर होना चाहिए ईसीओ दूसरा कोई अदर सप्लायर होना चाहिए जो ईसीओ को थ्रू गुड्स और सर्विसेज बेच रहा है तीसरा ईसीओ रिसीव करना चाहिए पेमेंट टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए टैक्सेबल सप्लाई तो सब में टीडीएस टीसीएस दोनों में तो अगर ये सब कंडीशन मीट होगी तो टीसीएस लगेगा वरना नहीं लगेगा तो इस केस में मिस्टर ए जो है वेंडर वो माल खरीद रहा है और जो बेच रहा है वो अपने ही वेबसाइट में बेच रहा है मीन्स यहाँ पे भले ही मिस्टर ए ईसीओ में आ जाएगा लेकिन क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो ऑनलाइन माल बेच रहा है लेकिन वो अदर सप्लायर नहीं है वो खुद ही माल बेच रहा है तो क्योंकि वो अदर सप्लायर नहीं है
इसमें टीसीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा। अगर वो कोई अदर सप्लायर होता है, कोई अदर ईसीओ होता तो टीसीएस लगता। तो इस केस में नो। According to section 52, TCS is required to be collected on the net value of the taxable supplies made through e-commerce operator by other supplier where the consideration is to be collected by the ECO, जहाँ पे consideration ECO को मिलेगा। In this case there are two transaction। क्या? सबसे पहला Mr. A purchased the goods from the vendor and the goods are sold through his own website। पहला क्या है? मिस्टर परचेज, जो मिस्टर ए है वो परचेज कर रहा है वेंडर से, एंड दूसरा दोज गुड्स आर सोल्ड थ्रू हिज ओन वेबसाइट। You get दो transaction। So for the first transaction, GST is leviable and will need to be paid to the vendor। जो भी GST लगेगा अपन वेंडर को देंगे और वेंडर फिर गवर्नमेंट को देगा, जिसका अपने को ITC मिल जाएगा। ठीक है, on which credit is available। And the second transaction is supply on own account of Mr. A। Mr. A खुद बेच रहा है and not by the other supplier, not by the other supplier, जैसे कि मैंने आपको बताया। So there is no requirement to collect any TCS। ठीक है। Question number 9, state whether the provision pertaining to tax collected at source under section 52 will be applicable if ABC Limited, who is the dealer of Royal brand, sells watches through Flipkart। थोड़ा ये वर्ड उल्टा हो गया लग रहा है मेरे को। अच्छा, डीलर ऑफ रॉयल ब्रांड सेल वॉचेस थ्रू द फ्लिपकार्ट एंड ईसीओ। अगर एबीसी रॉयल ब्रांड का घड़ी बेचने में डील करता है, वो ईसीओ फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहा है, तो इस केस में क्या टीसीएस आएगा? तो देखो, क्या वो ईसीओ को थ्रू भेज रहा है? हाँ। क्या वो अदर सप्लायर है? फ्लिपकार्ट एंड एबीसी आर डिफरेंट पर्सन, तो यस इज अदर सप्लायर। तीसरा, ईसीओ रिसीव्ड पेमेंट। क्या ईसीओ रिसीव कर रहा है पेमेंट? तो हम यहाँ पे कुछ नहीं बोला उसके रिगार्डिंग, तो हम बोल देंगे कि assuming that Flipkart is receiving the payment and receiving the consideration, and watches तो taxable होते ही हैं, तो ओके। तो इस केस में यस, टीसीएस इज एप्लीकेबल। तो एज पर सेक्शन 52, every electronic commerce operator not being the agent shall collect an amount collected at such rate not exceeding 1% of the net value of the taxable supplies made through it by other supplier, where the consideration with respect to such supplies is to be collected by the operator। क्या बोला? देखो, ये बोल रहा है कि जो ईसीओ रहता है, नॉट बीइंग एन एजेंट, उसको अमाउंट कलेक्ट करने की जरूरत है नॉट एक्सीडिंग 1% एज मे बी नोटिफाइड, जो कि नोटिफाइड है 0.5%। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, then on the net value of the taxable supply by other supplier where the consideration is received by collected by the operator। तो हम लिखेंगे if the ABC Limited, who is the dealer, sell watches through Flipkart, then the provision will be applicable। सिंपल, ये पहले पूरा 52 बोल दिया, फिर उसके बाद बोल दिया कि yes applicable। बहुत सिंपल था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11, who is liable to collect the TCS? ECO, always ECO। Under section 52 of the CGST Act, briefly explain the provision relating to registration, filing of return, and deposit of TCS to government as per the provision of 52 of the CGST Act and Rule 12 of the CGST Rule। तो बोल रहा है who is liable to collect the TCS? तो देखो, ECO, every electronic commerce operator not being the agent is liable to collect the TCS। ओके, फिर क्या बोला है? Such ECO requires to submit a उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, एंड उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में उसको रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर मिल जाता है, अगर सब सही होता है तो। ठीक है, तो ये बोला है सच इश्यू इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन थ्रू द कॉमन पोर्टल। द प्रॉपर ऑफिसर सेल आफ्टर द ड्यू वेरिफिकेशन ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज। ही ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। On a request or upon an inquiry or pursuant to any other proceeding, if the proper officer is satisfied that the person is no longer liable to collect the tax at source, he may cancel his registration। अगर ईसीओ को लगता है कि उसको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करा सकता है। ठीक है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। फिर है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऐसा है कि उनको हर मंथ, मतलब जिस महीने वो लोग टीसीएस कलेक्ट किए, उसके नेक्स्ट मंथ के 10th पे उनको रिटर्न भरना पड़ेगा।
टीसीएस, ठीक है? तो वही बोला ईसीएल शैल फर्निश अ मंथली स्टेटमेंट within the 10th day after the end of each month in which tax has been collected at source. जिस मंथ टीसीएस कलेक्ट किए उसके 10th उसके अगले महीने के 10 तारीख तक उनको रिटर्न भरने की जरूरत है। उसमें वो लोग क्या-क्या डिटेल्स देते हैं, उसमें वो लोग डिटेल्स ये देते हैं कि कितना गुड्स और सर्विस बेचे एंड कितना गुड्स एंड सर्विस रिटर्न हुआ है। ठीक है? ओके। और उसी टाइम वो लोग को टीसीएस डिपॉजिट भी करना रहता है उसी 10 तारीख के अंदर-अंदर। अब उन लोग को एक फाइल एनुअल स्टेटमेंट उन लोग को एक एनुअल स्टेटमेंट भी भरना पड़ता है बिफोर 31st दिसंबर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब नेक्स्ट ईयर के 31st दिसंबर तक वो लोग को एक एनुअल स्टेटमेंट भी भरना पड़ता है। और जो टीसीएस अमाउंट कलेक्टेड हुआ है वो भी अगले महीने के 10 तारीख तक पे करना रहता है। ठीक है? ओके। तो ये अपना टीडीएस टीसीएस खत्म हो गया। ये ये सिंपल था। कितना देर में खत्म हो गया टीडीएस टीसीएस? हाँ, 20 मिनट। 20 मिनट लगे पूरे टीडीएस टीसीएस खत्म करने में। और इसमें भी मैं कितना स्लो गया हूँ। अगर मैं थोड़ा और फास्ट जाता तो शायद 15 मिनट में भी हो जाते। ठीक है? ओके। अब हम करेंगे रिटर्न्स। रिटर्न्स। रिटर्न में कितना क्वेश्चन मैंने मार्क किया? 1, 2, 3, काउंट ही नहीं किया आज। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 क्वेश्चन गाइस। 18, बाप रे। मैं 18 क्वेश्चन मार्क किया हूँ, मुझे ही नहीं पता ये बात। फटाफट फटाफट निपटाते हैं लेकिन बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। ओके, रिटर्न्स शुरू करते हैं। फिर चैप्टर 15, आखिरी चैप्टर, रिटर्न्स। ये आखिरी चैप्टर। ओके चलो। QuickTax, a GST return filing service provider, has asked its client to provide the scanned copy of the tax invoice issued to B2B customer and filing the return, whether the process followed by the QuickTax is correct। तो देखो, जो QuickTax है वो एक टैक्स प्रैक्टिशनर है। वो अपने क्लाइंट को बोला कि आप मुझे आपके इन्वॉइसेस का स्कैन्ड कॉपी दो, मेरे को जीएसटी फाइल करना है। तो नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आपको जीएसटी में जब रिटर्न फाइल करना है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी आपको स्कैन्ड इनवॉइस को अपलोड नहीं करना है। वहाँ पे अपने को बस इनवॉइस का डिटेल्स भरना है, जो भी जीएसटी का फॉर्मेट है उसमें इनवॉइस नंबर, पार्टी कौन है, कितना अमाउंट है, एचएसएन क्या है, वो सब। तो वही बोला, नो द प्रोसेस फॉलोड बाय इज नॉट करेक्ट। अपने को इनवॉइस वाइज डिटेल्स देना पड़ता है, लेकिन नो रिक्वायरमेंट टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द इनवॉइस। खाली इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है जीएसटी रिटर्न में कि कितना क्या हुआ है, कितना क्या सप्लाई हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है? ओके, कोई खास नहीं था ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। मिस्टर कोहली इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, हमारा भाई गुजरात में रजिस्टर्ड है। ही इज फाइलिंग जीएसटीआर 1 एवरी मंथ। Very good. During the month of February, he went out of India and could not do any business transaction during that month. हमारा कोहली भाई जो थे वो इंडिया के बाहर चले गए, उसके बाद कोई भी बिजनेस नहीं किया इंडिया में। He believes that as there is no transaction, there is no need to file the GSTR1 for the month of February। बोल रहा है कि क्योंकि मैं कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, मुझे GSTR1 भरने की जरूरत ही नहीं है। इज ही करेक्ट? तो देखो, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी आपको हर मंथ भरना है, भले ही आपका कोई सप्लाई हो या ना हो। अगर सप्लाई नहीं है तो नील रिटर्न जाएगा, लेकिन जाएगा। तो वही बोल रहा है कि भले ही आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मतलब आंसर में ये बोल रहा है कि भले ही मिस्टर कोहली का फेब्रुवरी मंथ में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको जीएसटीआर 1 तो भरना पड़ेगा, भले ही नील रिटर्न भर दो। तो इज नॉट करेक्ट। जीएसटीआर 1 नीड टू बी फाइल्ड इवन इफ देयर इज नो बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ आया? ठीक है। फिर नंबर 5, Mr. Gauri Siva, a registered person in Punjab, supply goods taxable at the rate 12% CSS। मतलब ये तो रेट हो गया, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। गौरी जो है वो पंजाब में है और पंजाब और हरियाणा दोनों में माल भेज रहे हैं। He has furnished the following details in relation to independent supplies made by him in the quarter ending June। जून के जो क्वार्टर एंड में जितना माल बेचा उसके रिगार्डिंग डिटेल्स बता रहा है और बोल रहा है the aggregate annual turnover of Mr. Gauri Siva in the preceding financial year was 1.2 crore।
पिछले साल उसका टर्नओवर 1.2 करोड़ तक था। With reference to Rule 59 of the CGST rule, discuss the manner in which the details of the above supply are required to be furnished. किस तरह रूल 59 ये बोलता है कि कुछ-कुछ इनवॉइस को अपन कंसोलिडेट भी कर सकते हैं। तो रूल 59 के तहत हमको ये बताना है कि कौन-कौन सा इनवॉइस को अपने को कंसोलिडेट करके रिपोर्टिंग करना है जीएसटीआर 1 में और कौन-कौन सा इनवॉइस को अपन को सेपरेटली इंडिविजुअली अपने को रिपोर्ट करना है जीएसटीआर 1 में। तो जो रूल है वो ये बोलता है कि अगर आप कोई इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर या आप अगर इंटर स्टेट कर सप्लाई करो टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर अप टू अ वैल्यू ऑफ ₹1,00,000 ऐसे केस में आप कंसोलिडेटेड सप्लाई कर सकते हो, बाकी केस में आपको कंसोलिडेटेड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये है इनवॉइस वैल्यू मतलब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है? तो इस केस में मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ सी मतलब कंसोलिडेटेड, टिक मारा मतलब कंसोलिडेटेड और क्रॉस मारा मीन्स नॉन कंसोलिडेटेड। ओके? ओके। तो मिस्टर ए इज ए रजिस्टर्ड पर्सन को आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते। मिस्टर बी ए रजिस्टर्ड पर्सन उसको आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते। मिस्टर सी एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इसको हम कंसोलिडेट कर सकते हैं लेकिन आगे चीज देखो इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट है तो जो भी अमाउंट हो उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। मिस्टर डी अनरजिस्टर्ड तो अनरजिस्टर्ड एंड इंटरस्टेट है तो कोई भी अमाउंट हो आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। मिस्टर एम एन अनरजिस्टर्ड इंटरस्टेट इंटरस्टेट है तो अपने को देखना है इनवॉइस वैल्यू अप टू 1 लाख होना चाहिए, यहाँ पे 3 लाख है तो कंसोलिडेट नहीं कर सकते। फिर ये मिस्टर एन अनरजिस्टर्ड है, इंटरस्टेट है एंड इनवॉइस वैल्यू भी लेस देन 1 लाख है तो अपन कंसोलिडेट कर सकते हैं। फिर मिस्टर ओ जो है अनरजिस्टर्ड है, इंटरस्टेट है और वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख है तो कंसोलिडेट कर सकते हैं। मोर देन 1 लाख होने से कंसोलिडेट नहीं कर सकते, अप टू 1 लाख कंसोलिडेट कर सकते हैं। फिर जो मिस्टर पी है वो अनरजिस्टर्ड है और इंटरस्टेट है और वैल्यू मोर देन 1 लाख है तो कंसोलिडेट नहीं कर सकते। मिस्टर क्यू रजिस्टर्ड है, कंसोलिडेट नहीं कर सकते। मिस्टर आर रजिस्टर्ड है, कंसोलिडेट नहीं कर सकते। तो किस किस केस में कंसोलिडेशन हो रहा है? 3, 4, 6, 7 बस 4 केस में। तो देखते हैं 3, 4 और 6, 7 बाकी सब इनवॉइस वाइज डिटेल में। तो देखो यहाँ पे लिखा है इनवॉइस वाइज डिटेल्स किसका किसका देना है, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट टू रजिस्टर्ड पर्सन एंड इंटरस्टेट मोर देन 1 लाख टू अनरजिस्टर्ड, ये हो गया इनवॉइस वाइज। और कंसोलिडेटेड डिटेल्स का क्या नियम है? कंसोलिडेटेड डिटेल्स का बोलता है इंट्रास्टेट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड इंटरस्टेट विथ इनवॉइस वैल्यू अप टू 1 लाख रुपी। ठीक है? ठीक है। तो इस केस में ये अपने सॉल्व कर लिया अभी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इजी था ऊपर वाला भी, सब इजी सी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड है नहीं चैप्टर में। फ्री का मार्क्स है, फ्री का मार्क्स, बटोर लो, ले लो, खींच लो, पूछ लो। चलो, मेहुल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी यूपी, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है एंड मंथली रिटर्न फाइलर is engaged in making taxable supply of goods and services. ठीक है। It furnished the details of its outward supply in February GSTR 1 for the month of January on 11th February. क्या बोला? बहुत स्पीड पढ़ दिया मेरे को। It furnished the details of outward supply in the form GSTR 1 for the month of January on 11th February. जनवरी के मंथ के रिलेटेड जो भी आउटवर्ड सप्लाई था उस पे उसको जीएसटीआर 1 जो भरना था उसने 11th फरवरी को भरा। ओके। However, on 14th February, the accountant of Mehul Enterprise noticed that one invoice issued to the Vaisali traders for the supply of goods value 1 lakh taxable at the rate 18% pertaining to the January has been missed to be declared in the form GSTR 1. He has approached you for the advice before furnishing the form GSTR 3 for the same month. उसने अपने मंथ का जनवरी मंथ का GSTR 3 नहीं भरा है और वो आपके पास आ रहा है पूछने के लिए कि मैं क्या करूं। You are required to briefly discuss whether Mr. Mehul Enterprise can amend the detail of outward supply in the form GSTR 1. If such amendment is permitted and detail of form GSTR 1 are amended, whether the details of the said invoice will be available in the form GSTR 2B of the Vaisali trader. तो ये बोल रहा है कि क्या मैं GSTR 1 में अमेंडमेंट कर सकता हूँ और अगर मैं अमेंडमेंट कर दिया तो क्या वो वैशाली के GSTR 2B में दिखेगा। तो देखो GSTR 2B तो 13 तारीख को रात को फ्रीज होके आ जाता है
और उसमें बाद में कोई चेंजेस होता नहीं है, ठीक है? तो यही बोल रहा है कि जीएसटीआर 3 भी तो जीएसटीआर 2 भी तो 13 तारीख की रात को आ जाता है। तो ऐसे केस में उसके जनवरी मंथ के जीएसटीआर 2 भी में नहीं दिखेगा। वैशाली ट्रेडर्स के फरवरी मंथ के जीएसटीआर 2 भी में दिखेगा, नेक्स्ट मंथ के, ठीक है? तो इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि अगर आपने कोई इनवॉइस मिस कर दिया है और अगर आपने जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा है, तो आप जीएसटीआर 1A में अमेंडमेंट कर सकते हो। जीएसटीआर 1A जीएसटीआर 1A में अमेंडमेंट कर सकते हो और उसमें आप कोई भी इनवॉइस ऐड लेस या अगर आपको कोई अपडेट करना है, डिटेल चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोवाइडेड कि जीएसटीआर 3 भी नहीं गया हुआ होना चाहिए। ओके, एक बार जीएसटीआर 3 चला गया तो मंथ का रिटर्न फाइनल हो जाता है। एंड जब आप जीएसटीआर 1A भरते हैं तो सामने वाले के नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में दिखेगा, इस मंथ के जीएसटीआर 2B में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे यही बोला है, एज पर द प्रोविजो टू रूल 15N1, a registered person may, after furnishing the details of the outward supply of goods or service or both, but before filing of return in GSTR 3B, at each option, amend or furnish the additional detail of outward supplies of goods or service or both in form GSTR 1A for the said tax period. ठीक है, ये हो गया रूल। Thus, Mehul Enterprise has the option to furnish the details of invoice issued to Vaisali traders in form GSTR 1A on or after the 14th February, but before the filing of GSTR 3B of the January. ठीक है, before filing the GSTR 3B of the January. The corresponding effect changes, मतलब ये अपन ने जो इनवॉइस जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं किया था, अब 1A के थ्रू हम उसको अमेंड कर रहे हैं। तो जब हम जीएसटीआर 3 फाइल करेंगे तो उस टाइम अपने लाइबिलिटी में ये वाला इनवॉइस को भी अपने को इंक्लूड करना है। तो ये बोला लाइबिलिटी ऑफ द मेहुल एंटरप्राइज शैल बी रिफ्लेक्टेड इन द जीएसटीआर 3B ऑफ द जनवरी। फर्दर, the additional detail or amendment in the detail by the supplier in 1A filed after the due date of GSTR 1, GSTR 1 के ड्यू डेट के बाद फाइल किए हो आप GSTR 1A, है कि नहीं? तो इस केस में रूल ये बोलता है कि अगर आप जीएसटीआर 1 लेट फाइल करते हो या जीएसटीआर 1A जो फाइल कर रहे हो वो जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हो, तो ऐसे केस में वो लॉ का लैंग्वेज में अलग लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग यही है कि वो नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2 में दिखेगा। इसमें रूल में कैसा लिखा हुआ है? रूल में लिखा हुआ है कि इस मंथ के इस रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप पिछले महीने के जीएसटीआर 1A को जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट के बाद भर रहे हो तो वो वाला इनवॉइस करंट मंथ के 2B में दिखेगा, वो ऐसा बोला हुआ है। लेकिन एक्चुअल में अपन ऐसे बोलते हैं कि अगर हम आज जीएसटीआर 1 लेट अमेंड कर रहे हैं तो वो अगले महीने के जीएसटीआर 2B में दिखेगा सामने वाले के। समझ आया? मीनिंग सेम है। हम बोल रहे हैं टुडे टुमारो, वो बोल रहा है यस्टरडे टुडे, बात सेम। ठीक है, एक सेकंड गाइस। ठीक है, ओके, समझ आया? तो यही बोल रहा है, as per rule 767 double clause double 2A, additional detail or amendment in the detail of outward supply furnished by the supplier in GSTR 1A filed after the due date of GSTR 1 for the previous tax period। मतलब अगर आप पिछले महीने जो टैक्स पिछले महीने आपने जो GSTR 1A भरा है वो अगर आप GSTR 1 के ड्यू डेट के बाद भरते हो तो वो हमारे GSTR 2B ऑफ द करंट टैक्स पीरियड में दिखेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप जो भी जीएसटीआर 1A में भरोगे, जो कि आप जीएसटीआर 1 के ड्यू डेट के बाद भरते हो, तो जीएसटीआर 2B ऑफ द नेक्स्ट पीरियड में दिखेगा। किसके? रेसिपिएंट के। सो इस केस में क्योंकि जो मिसिंग इनवॉइस है अपन 11 तारीख के बाद भर रहे हैं जीएसटीआर 1A में, इसीलिए वो अवेलेबल होगा जीएसटीआर 2B ऑफ द फरवरी मंथ। अगले महीने के जीएसटीआर 2B में वैशाली एंटरप्राइजेस को अवेलेबल होगा, वैशाली ट्रेडर्स को। समझ आया? ठीक है, सिंपल था। सिंपल डिंपल, सिंपल डिंपल। If a return has been filed, how it can be revised if some changes are required to be made? अगर कोई रिटर्न फाइल कर दिए तो आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं? अगर अपन कोई रिटर्न फाइल कर चुके हैं
तो जब अपन नेक्स्ट मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे अपन उसमें वो चेंजेस शो कर सकते हैं, या फिर अगर आपने जीएसटीआर 1 भर दिए और जीएसटीआर 3 भी नहीं भरे हैं तो जीएसटीआर 1 ए के थ्रू भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें। तो पहला क्या बोलता है? इन जीएसटी सिंस द रिटर्न्स आर बिल्ट फ्रॉम डिटेल्स ऑफ एक मिनट। हाउ रिटर्न कैन बी रिवाइज्ड बोला हुआ है। तो देखो रिटर्न रिवाइज नहीं होता। यहाँ पे क्या बोला हुआ है? सिंस द रिटर्न आर बिल्ट फ्रॉम डिटेल ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन अपन रिपोर्ट करते हैं रिटर्न्स में। तो वही बोल रहे हैं हमको डायरेक्ट रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अपने को बस वो ट्रांजैक्शन अमेंड कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर हैविंग ए रिवाइज्ड रिटर्न। रिटर्न कब रिवाइज करना पड़ता है? तब देयर इज ए नीड ऑफ चेंज ए सेट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट क्रेडिट नोट। So instead of revising the return, the system allow amendment in the details of those individual details। मतलब रिटर्न रिवाइज करने की जगह आप उस रिटर्न में अमेंडमेंट कर लो, उस इनवॉइसेस में अमेंडमेंट कर लो, रिटर्न में भी नहीं, उस इनवॉइसेस में जो आपने इनवॉइसेस रिपोर्ट किए हैं उसमें अमेंडमेंट कर लो। दे कैन बी अमेंडेड इन एनी ऑफ द फ्यूचर जीएसटीआर 1। अपन आगे जो जीएसटीआर 1 भरेंगे अगले महीने के, अपन उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या बोला है? रजिस्टर्ड पर्सन में after furnishing the details of outward supplies in form GSTR 1 but before filing of return in form GSTR 3V at his option may furnish GSTR 1A। एक तो ये हो गया कि अपन बाद के GSTR 1 में अमेंड कर सकते हैं, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि अपन GSTR 1A में अमेंड कर सकते हैं। ओके। Omission or incorrect particulars discovered in return filed under Section 39 of the CGST Act can be rectified in return to be filed for the month during which such omission were noticed। मान लो कि कोई जनवरी के बिल अपने को अप्रैल में पता चला कि छूट गया है, तो अपन उसको अप्रैल का मंथ का जब रिटर्न जाएगा तब अपन उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। Any tax payable as a result of such error or omission will be required to be paid along with the interest। फिर जो भी लाइबिलिटी है वो इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। ओके। लेकिन नो सच रेक्टिफिकेशन इज अलाउड, ऐसा कोई भी रेक्टिफिकेशन अलाउड नहीं होगा आफ्टर 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब वो इन्वेस्ट जब जनवरी का है तो 30 नवंबर या एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर के पहले पहले अपने को रिफ्लेक्ट करना है। उसके बाद अपन कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी वो साल के इन्वॉइसेस को शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सिंपल था, सिंपल था। कंसेप्ट बुक पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक बहुत इजी लगता है, मैं बता रहा हूँ। बस कंसेप्ट बुक अच्छे से पढ़ना है अपने को, प्रोविजन अच्छे से समझना है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्टर एक्स इज ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर द रेगुलर स्कीम एंड डिड नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। इज ही रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 3B इफ ही इज मंथली फाइलर। क्या बोला? जो मिस्टर एक्स है वो एक रेगुलर स्कीम में टैक्स फाइल करता है, लेकिन इस मंथ वो कोई भी सप्लाई नहीं किया तो उसको जीएसटीआर 3 भी फाइल करने की जरूरत है। ऊपर हमने देखा था कि हाँ जरूरत है, तो यहाँ पे भी यस जरूरत है। ऊपर जीएसटीआर 1 के लिए देखा था, यहाँ जीएसटीआर 3 के लिए देख रहे हैं कि अगर आपका कोई भी सप्लाई नहीं है तो भी अपने को जीएसटीआर 3 भरना है, नील रिटर्न जाएगा, सारा कॉलम ब्लैंक रहेगा। तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न फॉर एवरी मंथ इवन इफ नो सप्लाई हैव बीन इफेक्टेड। फाइलिंग नील GSTR 3 is mandatory. So Mr. X is required to file the GSTR 3 even if he did not make any taxable supply during the month of July. Okay, okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। Mrs. Jarina, a registered dealer in Rajasthan, did not file GSTR 3B for the month of June, but she wants to file the 3B of July. Is it possible? Answer with reference to section 39। तो हम बोलेंगे कि नो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको पहले पुराने मंथ का जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप करंट मंथ का रिटर्न भर सकते हो। So he is not allowed to furnish a return for the tax period if the return of any previous tax period has not been furnished. So Mrs. Jarina cannot file 3B for the July if she has not filed 3B for the preceding month। सिंपल था, एकदम सिंपल था। ठीक है सर, ये सब क्वेश्चन आप टिक भी क्यों किए? मैं सोचा कि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, तो मैं टिक कर दिया था। ठीक है,
ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे। एसबीएस लिमिटेड have availed the input tax credit for 54,000 IGST during the February में 54,000 का IGST लिया। Accounting records for the above purchase indicated that the IGST paid to the supplier is 45,000, लेकिन वो जो सप्लायर को पेमेंट किया है वो बस 45,000 ही पे किया है। जीएसटीआर 1 में भी 45,000 ही इंडिकेट कर रहा है। तो एग्जामिन एज पर द जीएसटी प्रोविजन व्हाट वैल्यू शैल बी अपडेट इन द लेजर मेंटेन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एसबीएस लिमिटेड। तो जो लेजर मेंटेन्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसमें क्या अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखो, जीएसटीआर 3 से सेल्फ असेस्ड टैक्स स्टेट रिटर्न, ठीक है, वो एक सेल्फ असेस्ड रिटर्न है। तो ऐसे केस में अपन जो भी अमाउंट फीड करेंगे वो अमाउंट ही हमारे क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं 54,000 अपने 3B में डाल रहा हूँ, तो मैं भले ही मेरे 2B में जो भी लिखा हो, मेरे जीएसटीआर 1 में जो भी हो, सच इनवॉइस हो नहीं हो, कुछ भी हो, मेरे क्रेडिट लेजर में तो एक बार 54,000 आ जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे तो जो डिफेक्ट आएगा वो करेक्ट करेंगे, अलग बात है, लेकिन एक बार तो मेरे क्रेडिट लेजर में 54,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं एसबीएस लिमिटेड एड अकाउंटेड एंड पेड 45,000, लेकिन वो क्रेडिट ले लिया है 54,000 का। तो as per section 49(2), the input tax credit as a self-assessed in the return of a registered person shall be credited to the electronic ledger in accordance with section 41, but to be maintained in such matter as may be prescribed। तो इसका क्या मतलब है कि जो अपना इनकम टैक्स क्रेडिट है वो एक सेल्फ असेस्ड रिटर्न में अपन शो करते हैं। सेल्फ असेस्ड रिटर्न मीन्स रिटर्न में जो शो कर रहे हैं अपन अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वही डेबिट क्रेडिट होने वाला है। ठीक है, so accordingly electronic credit ledger shall be updated with a value of 54,000। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 54,000 ही आएगा जो कि अपने सेल्फ असेस रिटर्न में दिए हैं। भले ही इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B में जो भी दिख रहा हो, सप्लायर में जो भी दिखाया हो, बिल में जो भी दिख रहा हो, जो अपन जीएसटीआर 3B में भरेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो वही दिखेगा। भले ही बाद में अपन को अपनी गलती सुधारना है तो वो बाद में चेंज करेंगे। समझ आया? ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। Miss Kasi is registered intrastate supplier of goods in हरियाणा। मिस काशी है वो इंट्रास्टेट सप्लायर है हरियाणा की। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर शी वाज आउट ऑफ स्टेशन ऑन ए रिलीजियस पिलग्रिमेज विथ हर फैमिली फॉर 55 डेज। अगस्त सितंबर में 55 डेज के लिए बाहर। Thus no business transaction had been made during August। ठीक है, मिस काशी इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो ट्रांजेक्शन, as there is no transaction there is no need to file monthly return। मतलब क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो जीएसटीआर 3 में नहीं भरेंगे। However, her tax consultant advised to file nil return। तो अपने को बताना चाहिए कि नहीं, अपन वो भी ऊपर देख के आए थे कि अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो भी अपने को नील रिटर्न भरना है, बोथ इन केस ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 3B। तो द टैक्स कंसल्टेंट इज करेक्ट, हमको जीएसटीआर 3B भरना है नील रिटर्न, इवन इफ नो बिजनेस एक्टिविटी नील रिटर्न जाएगा। ठीक है, Point B. Will your answer in A change if Miss Kasi has placed an order from some purchase during August over her mobile phone, which has been received in her premises, and she intends to take the input tax credit। तो अगर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो उसको इसमें उसको रिटर्न तो भरना पड़ेगा, लेकिन नील रिटर्न नहीं जाएगा। नील रिटर्न क्या होता है, सारा कॉलम ब्लैंक हो, अगर एक भी कॉलम में कुछ हो, भले ही आउटवर्ड या इनवर्ड सप्लाई के केस में, तो इस केस में उसको नील रिटर्न नहीं बोलते, अपने को प्रॉपर जीएसटीआर 3 भी भरना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं नील मीन्स नो एंट्री इन ऑल टेबल्स। सिंस इन द प्रेजेंट केस Miss Kasi has received a certain purchase, she cannot file the nil GSTR 3B, as said purchase will need to be disclosed in the table। Thus, Miss Kasi is required to file monthly return for the month of August। अगस्त में अपने को मंथली रिटर्न भरना है। ठीक है, फिर सी पॉइंट, assuming in A above, Miss Kasi does not have internet facility। अगर मान लो पॉइंट ए में उसको रिटर्न भरना है लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी ही नहीं है in your mobile phone and there is no facilitation center notified by the commissioner, and वो जहाँ पर है अभी वहाँ पे कोई फैसिलिटेशन सेंटर भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है? whether no return is required to be filed in the absence of means to file return।
मीन्स अगर रिटर्न फाइल करने का सुविधा नहीं है तो क्या आपको रिटर्न फाइल नहीं करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर रिटर्न फाइल करने का सुविधा नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम है। आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस इंटरनेट फैसिलिटी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि आप एसएमएस के थ्रू भी नील रिटर्न फाइल कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? एसएमएस में सिर्फ चैटिंग नहीं होती गाइस, रिटर्न भी फाइल हो जाता है। तो एसएमएस में आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये बोला है जीएसटीआर 3B कैन बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल आइदर डायरेक्टली और थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर। फर्दर इन नील जीएसटीआर can be filed through SMS using the registered mobile number of the taxpayer. Thus, Ms. Kasi is required to file nil GSTR3B through SMS using the registered mobile number, even though there is no internet facility in her mobile and no facilitation center notified by the commissioner. समझ आया? ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13 में। Discuss the provision of section 39(9) of the CGST Act relating to the rectification of error or omission in the GST return already filed. Also state its exception and state the time limit for making such rectification. अपने को क्या क्या बताना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन इन द जीएसटी रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड। तो अपन जो जीएसटी रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उसमें अगर कोई एरर या ओमिशन हो गया तो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अगर कोई भी ओमिशन डिस्कवर हो रहा है इट कैन बी रेक्टिफाइड टू बी फाइल्ड फॉर टैक्स। मतलब अगर कोई भी ओमिशन हमसे रेक्टिफाई हो रहा है, कोई भी ओमिशन आइडेंटिफाई किए अपन, तो उसको जो नेक्स्ट मंथ के रिटर्न है उसमें फाइल करके उसको करेक्ट किया जा सकता है, जो मैंने पहले बताया था। इट कैन बी रेक्टिफाइड इन द रिटर्न टू बी फाइल्ड फॉर द टैक्स पीरियड ड्यूरिंग विच इट हैड नोटिस्ड। मतलब जिस महीने वो नोटिस हुआ, मान लो 4 महीने बाद नोटिस हुआ, तो उस मंथ के रिटर्न में डाल के अपन उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड इट विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड अलोंग विद द इंटरेस्ट। इसको अपने को इंटरेस्ट के साथ पे करने की जरूरत है। ठीक है। ओके। फिर क्या बोला है? ऑल्सो स्टेट्स इट्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स क्या? कि अपन को रेक्टिफिक गलती मिली है लेकिन अपन करेक्ट नहीं कर सकते। कब कब? अगर वो गलती मिली है बिकॉज ऑफ द स्क्रूटनी, ऑडिट, इंस्पेक्शन और एनी एनफोर्समेंट एक्टिविटी बाय द डिपार्टमेंट। अगर टैक्स अथॉरिटी कोई ऑडिट करती है, इंस्पेक्शन करती है, स्क्रूटनी करती है या कोई भी एनफोर्समेंट एक्टिविटी करती है और उसके बाद पता चल रहा है अपने को कोई भी गलतियां, तो उसको हम अमेंड या करेक्ट नहीं कर सकते। इस पे अपने को टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब भरना ही पड़ेगा। ठीक है। ओके। थर्ड, स्टेट द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज द टाइम लिमिट? टाइम लिमिट 30 डे ऑफ द फॉलोइंग ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। जो अपना 16(4) वाला टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट यहाँ पे भी है। ठीक है। फिर क्वेश्चन 14, Mr. Sameer, a registered person under the GST, is unable to file GSTR 1 on the reason being shown that the tax payable under GSTR 1 has been filed in respect of last period exceed the GST 3B which has been filed for the corresponding tax period। मतलब डिपार्टमेंट अपने को इस मंथ का जीएसटी R1 भरने नहीं दे रहा है और रीजन ये दे रहा है कि जो पिछले मंथ आपने R1 भरा है उसमें आपने बहुत आउटवर्ड मतलब उसमें आपने आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखाया है और जो जीएसटीआर 3B में आपने भरा है उसमें आपने आउटवर्ड सप्लाई कम दिखाया है, तो इसीलिए हम आपको करंट मंथ में जीएसटीआर 1 नहीं भरने देंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलो टू द डिपार्टमेंट एंड मिस्टर समीर फॉर द सेम एज प्रोविजन ऑफ रूल 88C। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट और समीर को क्या करना है? तो ऐसे केस में सबसे पहले समीर को कम्युनिकेट किया जाएगा ये चीज थ्रू कॉमन पोर्टल एंड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। अब जब उसको ये चीज इन्फॉर्मेशन मिल गया, वहां से 7 दिन के अंदर अंदर या तो वो टैक्स लायबिलिटी पे करेगा या फिर वो अपना जो डिफरेंस आ रहा है उसको एक्सप्लेन करेगा। अगर वो पे कर दिया तो ठीक है, अगर वो कुछ चीजें एक्सप्लेन किया 7 दिन के अंदर अंदर तो चेक करेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर जो हुआ है वो सही है कि नहीं, मतलब वो एक्सप्लेनेशन वैलिड है कि नहीं, रीजनेबल है कि नहीं। अगर वो एक्सप्लेनेशन वैलिड नहीं लगता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो जो भी अमाउंट डिफरेंशियल अमाउंट है वो रिकवरेबल फ्रॉम हिम होगा और वो फिर वहां पे 74A का प्रोविजन लग जाएगा, सेक्शन 73, 74, 74A वाला। तो इस केस में क्या बोलता है? इन द गिवन केस इफ द मिस्टर समीर वुड बी इंटीमेटेड ऑन द पोर्टल इन द गिवन केस मिस्टर समीर वुड बी इंटीमेटेड ऑन द पोर्टल एंड हिज ईमेल एड्रेस। उसको पोर्टल एंड ईमेल एड्रेस में बताएंगे। ठीक है। क्या क्या बोलेंगे? टू पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस विद इन 7 days।
जब उसको इंटीमेशन मिल जाएगा तो या तो डिपॉजिट कर देगा अमाउंट या फिर रिप्लाई दे देगा विद इन 7 डेज। लेकिन अगर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ 7 दिन के अंदर-अंदर एंड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया या फिर कोई एक्सप्लेनेशन दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल, द सेड अमाउंट विल बी रिकवरेबल फ्रॉम द हिम। ठीक है? ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन 15 में। ब्रीफली एक्सप्लेन द मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंशिएशन इन आईटीसी अवेलेबल इन द स्टेटमेंट containing the details of ITC that availed in the return prescribed in Rule 88D of the CGST 2B। क्या बोला है? अपन जो ITC अवेल किए हैं वो हमारे GST या 2B में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उससे डिफरेंट है। मीन्स GST या 2B में आप सपोज 2 लाख दिख रहा है लेकिन अपन 3B में 3 लाख ITC ले लिए हैं, ज्यादा ले लिए हैं 2B से, जो कि अलाउड नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? पूरा सेम है। सबसे पहले ये लिख देना कि जितना GST या 2B में दिख रहा है उससे ज्यादा ITC नहीं ले सकते हैं अपन। फिर वही 7 दिन वाला कि अपन फिर उसको एक इंटीमेशन देंगे थ्रू कॉमन पोर्टल एंड रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, विल डायरेक्ट हिम टू पे द डिफरेंशियल अमाउंट और एक्सप्लेन द डिफरेंस। इफ ही डिड नॉट पे द अमाउंट विद इन 7 डेज, नहीं, उसके बाद जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी लाइबिलिटी है टू पे करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए विद इन 7 डेज। अगर वो पे नहीं करता है या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है या फिर कोई एक्सप्लेनेशन देता है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो ऐसे केस में वो रिकवरेबल हो जाएगा। तो सेम बोला है रूल 88D में कि वेयर द अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड exceed the ITC available in GST at 2B, the said registered person shall give an intimation in the prescribed form electronically on the common portal and email address. Such intimation shall highlight the difference in ITC direct to him. वो intimation highlight करेगा क्या? Pay an amount equal to excess ITC along with the interest or explain the reason for the aforesaid differentiation in the ITC. तो intimation के बाद such registered person shall upon the receipt pay the amount along with the interest or furnish a reply on the common portal within 7 days। फिर बोला where any amount specified remain to be paid within 7 days, मतलब नहीं किए अगर पे या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिए या फिर जो एक्सप्लेनेशन दिए इज नॉट फाउंड टू बी एक्सेप्टेबल, he shall be liable to be demanded in accordance with the provision of 73, 74 और 74A of the CGST Act। ठीक है? ओके। ऊपर जैसा ही था बस, एक रूल 88C है आउटपुट लाइबिलिटी के लिए, 88D है ITC के लिए। ठीक है, इजी था। क्वेश्चन 19, संगम लिमिटेड obtains the registration for paying tax under section 9 of the CGST Act। Okay, he asked his tax manager to pay tax on quarterly basis, however Sangam Limited tax manager advised the company to pay tax on monthly basis। संगम लिमिटेड तो टैक्स पे कर रहा है सेक्शन 9 में और वो बोल रहा है कि मैं क्वार्टरली बेसिस पे करूंगा, लेकिन जो संगम लिमिटेड का टैक्स मैनेजर है वो उसको बोला कि मंथली बेसिस में करो। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वैलिडिटी। ठीक है? तो क्योंकि आप सेक्शन 9 में टैक्स पे कर रहे हो तो आपको मंथली ही टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन वालों के पास होता है क्वार्टरली बेसिस का। तो द एडवाइस गिवन बाय द मैनेजर इज वैलिड इन लॉ। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द नॉर्मल टैक्स पेयर इज टू बी डन ऑन ए मंथली बेसिस बाय 20 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। कैश पेमेंट विल बी फर्स्ट डिपॉजिटेड इन द कैश लेजर एंड the payer shall debit the ledger while making the payment। Okay, payment of the tax for the month of March will be paid by 20 April। so the composition payer will need पेमेंट ऑफ जैसे मार्च रहता है उसको हम पे करते हैं 20 अप्रैल में। ठीक है, एक एग्जांपल था। फिर बोला तो कंपोजिशन टैक्स पेयर विल नीड टू पे टैक्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। जो कंपोजिशन वाले रहते हैं वो लोग क्वार्टरली बेसिस में ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप एक क्यूआरएमपी वाले का भी प्रोविजन लिख सकते हो कि अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो मैं क्यूआरएमपी भी ले सकता हूँ, वो आप लिख सकते हो इफ यू वांट। मैं होता तो लिख देता। क्वेश्चन 21, X Limited, a normal taxpayer, is winding up its business in Rajasthan। X Limited is winding up its business in Rajasthan। Tax consultant of X Limited has suggested that the X Limited will have to file either an annual return or the final return at the time of voluntary cancellation of registration। Do you agree? तो ये बोल रहा है कि X Limited अपना registration cancel कर रहा है
तो उसका जो कंसल्टेंट है वो बोलता है कि आपको या तो एनुअल रिटर्न या तो फाइनल रिटर्न डालना पड़ेगा। मैं बोला ऐसे कैसे? भाई आप इतने बड़े आदमी, आप दोनों डालो, एनुअल रिटर्न भी डालो, फाइनल रिटर्न भी डालो। क्यों? क्योंकि एनुअल रिटर्न कब डालते हैं? अगर आप किसी साल में टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो एज़ अ एनुअल रिटर्न आपको डालना पड़ता है के अगले साल के दिसंबर तक आपको डालना पड़ता है, जो कि एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, सेल्फ मेड रिकंसिलिएशन। जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, तब अपने को एक फाइनल रिटर्न डालना पड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम डालना पड़ता है। तो क्योंकि अपन ने टैक्सेबल सप्लाई भी किया है उस साल एंड अपन अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, तो अपने को दोनों एनुअल रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न डालना है। तो क्या बोल रहा है? नो, स्टैंड टेकन बाय टैक्स कंसल्टेंट इज नॉट करेक्ट। एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। कब बनना है एनुअल रिटर्न? रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन नॉर्मल टैक्स पेयर है, उसको एनुअल रिटर्न भरना है। लेकिन final return is filed by the registered person who have not applied for the cancellation of who had applied for the cancellation of registration within 3 months of the date of cancellation। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन उसको फाइनल रिटर्न भरना है। तो इन द गिवन केस एक्स लिमिटेड is winding up its business and applied for cancellation, therefore it is required to file both annual return and final return। कि वो पहले एक नॉर्मल टैक्स पेयर था, उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, तो उसको एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न दोनों भरना पड़ेगा। ठीक है? ओके। फिर डिस्कस द एलिजिबिलिटी ऑफ क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी स्कीम का ये एलिजिबिलिटी है कि उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए, अप टू 5 करोड़। ऐसे केस में उसको क्वार्टरली रिटर्न भरना है। क्वार्टरली रिटर्न मीन्स कंपलसरी नहीं है क्वार्टरली रिटर्न भरना, लेकिन जो आईएफएफ होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ेगा। मतलब जो जीएसटीआर 3 भी होता है एंड जो जीएसटीआर 1 होता है, वो क्वार्टरली भरना पड़ेगा। उसके पास ऑप्शन है कि जो बाकी एक क्वार्टर का जो बाकी 2 मंथ है, उसमें वो जीएस आईएफएफ भर दे, ताकि सामने वाले को इनपुट मिल जाए। ये आपने एक बैच में अच्छे से पढ़ा होगा, रेगुलर बैच में, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। या भले ही आप उसमें आईएफएफ डाल सकते हो, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके सामने वाले को आप इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो बाकी 2 मंथ में, लेकिन जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी आपको क्वार्टरली भरना पड़ता है। ठीक है? ओके। एंड आई जब आप आई और आपके पास और इसमें अपने को मंथली पेमेंट भी करना रहता है। ठीक है? तो कौन एलिजिबल है? ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द OIDAR who are providing non-tax who are providing service from non-taxable territory to a non-taxable online recipient। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाला OIDAR प्रोवाइड कर रहा है सर्विस टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ऐसे केस में OIDAR नहीं एप्लीकेबल है इस क्यूआरएमपी के लिए। बाकी सारे रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, who has opted to furnish the quarterly return, जो ऑप्ट कर रहा है वो क्यूआरएमपी स्कीम के लिए एलिजिबल है एंड फर्निश करेगा रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर एंड पे द टैक्स ड्यू एवरी मंथ। और जो भी टैक्स ड्यू हो रहा है वो हर मंथ पे करेगा। ठीक है? Thus, the taxpayer whose aggregate turnover is up to 5 crore in the preceding financial year are eligible for the QRMP scheme. For computing the aggregate turnover, details furnished in the returns for the tax period in the preceding financial year shall be taken। हमको preceding financial year का turnover देखना है, हमको current का नहीं देखना। ठीक है? बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है? अब जो क्वेश्चन 26 में, लिस्ट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज which can be furnished in invoice furnishing facility। क्या क्या चीज हम आईएफएफ में फर्निश कर सकते हैं। ऑल्सो ब्रीफली लिस्ट द केसेस वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम फर्निशिंग द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। और ऐसे कौन कौन से केस में रजिस्टर्ड पर्सन को मना किया गया है, उसको अलाउ नहीं करेंगे कि आप जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में आउटवर्ड सप्लाई भरो। तो सबसे पहले क्या क्या डिटेल्स आप डाल सकते हो इन आईएफएफ में? आईएफएफ में इनवॉइस वाइज डिटेल डालेंगे, इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाई का, जो भी हम रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, और डेबिट एंड क्रेडिट नोट देंगे। इसमें अपने को इनवॉइस वाइज डिटेल्स देना है रजिस्टर्ड पर्सन का, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशूड इन द मंथ ऑफ मार्च फॉर सच इनवॉइस इशूड प्रीवियसली।
और जो भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो, ये सब अपने को आईएफएफ में देना है। सर अनरजिस्टर्ड वाला नहीं देंगे क्या? नहीं, देखो आईएफएफ जो है ना वो इसीलिए है ताकि आप सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कर सको, उसको 2 महीने तक रुकना ना पड़े। तो इसीलिए बस आईएफएफ में आप रजिस्टर्ड पर्सन को ही डाल सकते हो ताकि उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन हो जाए। ठीक है। सेकंड केस था हुआ डिबार्ड, जो पिछले महीने का जीएसटीआर 1 नहीं भरा है या जो पिछले महीने का जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा है, उसको जीएसटीआर 1 या आईएफएफ भरने के लिए अलाउड नहीं है। और जो पिछले क्वार्टर का जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा है, मतलब प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का, प्रीवियस मंथ नहीं, प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा है, उसको जीएसटीआर 1 और आईएफएफ दोनों नहीं भरने देंगे। मतलब ये सिर्फ जीएसटीआर 1 यानी नॉर्मल वाले के बोला है, और ये क्यूआरएमपी वालों के लिए बोला है कि मतलब ये नॉर्मल वालों के लिए, पहला पॉइंट में नॉर्मल वालों के लिए बोला है कि प्रीवियस मंथ अगर आपने 3 भी नहीं भरा है तो इस मंथ आप जीएसटीआर 1 नहीं भर सकते। सेकंड में क्यूआरएमपी वालों के लिए बोला है कि अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा है तो आप इस महीने या इस पीरियड में जीएसटीआर 1 या आईएफएफ नहीं भर सकते। समझ आया? ओके। बस मंथ, प्रीवियस मंथ और प्रीवियस टैक्स पीरियड का फर्क है, बाकी सब सेम है। ऊपर वाले में जीएसटीआर 1 है, नीचे वाले में जीएसटीआर 1 प्लस आईएफएफ है। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 27, Messrs. Cavanon Enterprise, a registered supplier of designer welding dress under the regular scheme, has aggregate annual turnover of 30 lakh in the preceding financial year. ठीक है, 30 लाख का टर्नओवर है. It is of the view that in the current financial year, it is permitted to file its monthly statement of outward supply on a quarterly basis. वो बोल रहा है कि मैं क्वार्टरली बेसिस में डाल सकता हूँ, लेकिन उसका अकाउंटेंट बोलता है कि आप मंथली बेसिस में डालो. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज ऑन द सेम, अपने को एडवाइस देना है. ठीक है. During the given tax period in the current financial year, owing to an off season, he had not made any taxable supply. Therefore, he opines that no return under the GST is required to be filed. ये तो कितने बार देख लीजिए. You are required to examine the technical veracity of the opinion of Mrs. Cavanon Enterprise. तो अपन पहले वाले में आते हैं, क्वार्टरली डाल सकते हैं कि नहीं. तो क्वार्टरली रिटर्न में क्या बोलता है, देखो सेक्शन 37 ये बोलता है GSTR 1 for a particular month is required to be filed on or before 10th day of the immediately succeeding month. तो अगले के 10 तारीख तक आपको भरना पड़ेगा. लेकिन presently as a measure of easing and complying the requirement for small taxpayer, GSTR 1 has been allowed to file quarterly on a small taxpayer with aggregate turnover of up to 5 करोड़. जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, वो लोग को एक बेनिफिट दिया कि आप क्वार्टरली रिटर्न डाल लो ताकि आपका कंप्लायंस कॉस्ट भी कम हो जाए. ओके. Taxpayer with the aggregate annual turnover above 5 crore will be continued to file on a monthly basis. जिसका 5 करोड़ के ऊपर है उसको करना ही पड़ेगा. तो ये पहले बोल दिया कि मंथली वालों को करना पड़ता है, मंथली वाला. फिर बोला कि एक बेनिफिट दिया है क्यूआरएमपी का कि जिसका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो आप क्यूआरएमपी ले सकते हो और क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हो. सो द व्यू ऑफ मिसेस केवनन एंटरप्राइज इज टू फाइल जीएसटीआर 1 ऑन क्वार्टरली बेसिस इज करेक्ट क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. कितना था इसका? 30 लाख था कि लेस देन 5 करोड़ है तो अपन क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है तो मेरे को रिटर्न फाइल करना है क्या? तो अपन बोलेंगे भैया आपको जीएसटीआर 1 और 3 भी तो कंपलसरीली फाइल करना ही है. जीएसटीआर 1 need to be filed even if there is no business activity. Thus in the present case, even if no supply has been made, he is required to file nil return. He is required to file nil return for the relevant tax period. ठीक है. ये वाला पॉइंट तो हम बहुत बार देख लिए, इसको थोड़ा स्पीड भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं. अभी तो मैं बोलूंगा या तो इसको काट दो, पढ़ना ही मत क्योंकि ऊपर तो कवर कर लियो, इसको पढ़ के टाइम वेस्ट करना ही मत. ठीक है, ओके. लास्ट क्वेश्चन. ए इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारा मास्टर. सीए लिखो ना भाई, सीए. ठीक है. रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी. On a query regarding the return filing procedure by a potential client, A has represented him as a GST practitioner. उसके क्लाइंट को कोई दिक्कत आया तो वो अपने आप को जीएसटी प्रैक्टिशनर की तरह रिप्रेजेंट किया है. A is of the view that since he is a qualified chartered accountant with the GST registration on the name of his proprietor firm, he also qualifies as a GST practitioner.
ये बोल रहा है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं जीएसटी में भी रजिस्टर्ड हूँ, मेरा फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए क्वालिफाई हूँ। तो क्या सही है? तो ये बोलेगा कि भले ही आप एक बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यू आर क्वालिफाइड टू बिकम ए जीएसटी प्रैक्टिशनर, बट आपको एनरोलमेंट प्रोसेस के थ्रू तो जाना ही पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन अलग से कराना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बन गए वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे यही बोलता है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एज नॉट करेक्ट। A chartered accountant can become a GST practitioner. However, holding a certificate of practice as a chartered accountant and having the GST registration does not imply that chartered accountant is a GST practitioner as well. For becoming a GST practitioner, even a chartered accountant in practice has to follow enrollment process. Enrollment process तो follow करना पड़ेगा as provided under the CGST law, and only upon the approval of such enrollment a chartered accountant can रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो आपका अगर एनरोलमेंट एक्सेप्ट हो गया तो ही आप एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए जा सकते हो, तब तक आप अपने आप को एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर नहीं शो कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ और हमारा ये बैच भी खत्म होता है। दोस्तों मैंने ये बैच बहुत शिद्दत से बनाई है, हर एक क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश की, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत स्लो गया, बहुत अच्छे से समझाया। आपको बस क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन रिवाइज करना है। क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, मेरे बैच में बैठ जाओ, फ्री में यूट्यूब में अवेलेबल है और बढ़िया बिंदास करते जाओ। ठीक है दोस्तों, सीए एग्जाम टफ एग्जाम होता है, आई टोटली एग्री, बट मेहनत करोगे ना तो एक बार में पक्का पक्का निकलेगा। मैंने मेहनत किया, मेरा तीनों लेवल एक ही बार में क्लियर हुआ है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करो, आई विल हेल्प यू आउट। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को हेल्प करने में, आप मेरे को डीएम करो टेलीग्राम पे। मैंने इस बार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक दे दिया, आप वहाँ पे ज्वाइन करके वहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो कुछ भी, मैं आपको सीधा सीधा सही सही रिप्लाई कर दूंगा। किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बस अच्छी से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत हो मेरे को कांटेक्ट करो, आई विल हेल्प यू आउट। बस पढ़ाई करो, सीए बनो, नाम रोशन करो अपने घर वालों का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सब लोग कमेंट में बताना कि लेक्चर्स कैसे लगे आपको मेरे। आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताना, कैसा लगा फीडबैक दे देना कमेंट पे, और कमेंट पे एक मैनिफेस्टेशन कर देना कि यू आर गोइंग टू बिकम सीए इन योर अटेम्प्ट। जो भी आपका अटेम्प्ट है वो मेंशन कर देना, अपना नाम लिख देना सीए करके, और लिखना आई एम गोइंग टू बी सीए दिस इन दिस अटेम्प्ट, या सीए फाइनलिस्ट इन दिस अटेम्प्ट। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ, नई चीजों के साथ, रिवीजन वीडियोस के साथ, एमसीक्यू मैराथन, रेगुलर बैच, फास्ट ट्रैक बैच, सब आएगा धीरे धीरे, बस हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ओके, दिस इज सी एस सुजल गोयल साइनिंग ऑफ।